Dear students, in previous lectures we have learned that plant kingdom has five major groups: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. And we have learned the features of Thallophyta and its various classes like Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. In this lecture we are going to discuss the general features of the next group of plant kingdom, and that is Bryophyta. And we have to study what are the unique features of all the life forms which are placed in this group Bryophyta. So now let's start first of all with their habitats, the places where they exist. तो अगर बात करें ब्रायोफाइट्स की, these plants are actually the terrestrial or the land plants. पिछले थैलोफाइटा ग्रुप की अगर बात करें तो उसमें जो मेजॉरिटी लाइफ फॉर्म्स की थी वो एक्वेटिक नेचर के थे, चाहे वो मैरीन फॉर्म्स थे चाहे फ्रेश वाटर फॉर्म्स थे। हालांकि इनमें भी कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो कि सॉइल सरफेस पर या बार्क पर या ऐसे रॉक्स पर ग्रो कर सकते हैं जहां पर बहुत सारा मॉइस्चर है, मींस द मॉइस्चर होल्डिंग रॉक सरफेस और द स्टोन सरफेसेस। लेकिन अगर बात इन प्लांट्स की करें, ब्रायोफाइट्स की बात अगर आती है तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं या जिनको आप लैंड प्लांट कहते हैं। यस ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस व्हिच आर एक्वेटिक इन नेचर लाइक रिक्शिया, लेकिन ज्यादातर ये लैंड प्लांट्स हैं। अब बात अगर करें कि लैंड पर भी कहाँ मिलेंगे, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में याद रखें कि दीज आर not going to exist in those areas which are dry. They are the moist area loving plants, moist, damp या shady places पर ही ये मिलेंगे। और इसके पीछे रीजन होता है कि क्यों नहीं ये ड्राई एरियाज में एग्जिस्ट कर सकते। Why they always grow on the surface of soil, because ये लैंड प्लांट की हम बात करते हैं तो they are growing on the surface of the soil, but this soil should be moist, it should be holding a large amount of moisture. अब बात करते हैं इसके पीछे रीजन की। इसके पीछे रीजन सबसे पहला आप पॉइंट जो याद रखेंगे कि ये प्लांट्स यानी ब्रायोफाइट्स नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं। नॉन वस्कुलर प्लांट्स होने का मतलब है दे आर नॉट हैविंग द वस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। लोअर क्लासेस में आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, एक बार दोबारा से उसे रिकॉल कर लेते हैं। जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट्स व्हिच कैन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अपर सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। इसी तरीके से फ्लोएम भी एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, जो फूड लीव्स में सिंथेसाइज होता है, वो the food which is synthesized in leaf that is translocated in different parts of the plant. तो ये जाइलम और फ्लोएम दो वस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं। जिन प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यूज होते हैं उन्हें आप वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, और जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलेंगे, वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट्स को आप नॉन वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं। अगर इनके पास जाइलम नहीं है तो क्या प्रॉब्लम ये फेस करेंगे? हाउ टू कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए इनकी हाइट बहुत छोटी होती है, कुछ सेंटीमीटर्स के ये प्लांट्स होते हैं। हाइट ज्यादा ना होने की वजह भी यही है कि इनके पास जाइलम जैसा टिश्यू नहीं है जो कि हायर या बहुत ज्यादा हाइट तक वाटर को कंडक्ट कर सकता है। So because of absence of xylem, they are of short height. Okay. Secondly, इस short height plant यानी जो ब्रायोफाइट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें मॉइस्चर का होना इनके आसपास इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो जो मॉइस्चर है वो सिर्फ कैपिलरी फोर्स से ही ऊपर जा सकता है। So because of absence of this vascular tissue, they are totally dependent on the moist soil surface. इसीलिए वो ऐसे एरियाज में नहीं मिलेंगे जहां पर ड्राई कंडीशंस होते हैं। ये पहला रीजन है, नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, इस वजह से ये मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं। सेकेंड रीजन आप लिख सकते हैं, दे हैव टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम द डेसिकेशन कंडीशंस और बीइंग ड्राई, दैट्स व्हाई दे आर
growing in the moist areas. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है, इन प्लांट्स को अपने रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम है कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दीज प्लांट्स। सिर्फ वाटर ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज कर सकते हैं। सो दे रिक्वायर फॉर देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, for their fertilization process, the water. That's why they need water or the moist area nearby. अगर इनके आसपास वाटर नहीं है, अगर ये moist areas में grow नहीं कर रहे, in that case they will not be able to complete their life cycle. They require both land, क्योंकि ये land plant है, land surface चाहिएगा, but they also need water for their reproduction process. इसीलिए इनको amphibians कहा जाता है। The bryophytes are known as amphibians of plant kingdom. Why we are calling them amphibians? ये जो amphibian word है ये actually animal kingdom जब आप पढ़ोगे वहां पर एक क्लास होती है एम्फीबिया। जैसे उसमें एक एग्जांपल दे देते हैं, फ्रॉग है या टोड, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। तो ये टर्म वहीं से लाई गई है। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए वाटर की और लैंड दोनों की जरूरत पड़ती है। लैंड की इसलिए क्योंकि दे आर नॉट अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग इन साइड द वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, सभी प्लांट्स एक्वेटिक नहीं हो सकते क्योंकि उनमें वो अडेप्टिव फीचर्स नहीं है। तो इन प्लांट्स के पास ऐसे अडेप्टिव फीचर्स नहीं है कि ये प्लांट के वाटर के अंदर जाके रहें, लेकिन क्योंकि ये लैंड पर ग्रो करने वाले हैं पर साथ साथ इन्हें वाटर की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि दे हैव टू कंप्लीट देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। Now let's talk about their body. तो उनकी बॉडी फॉर्म कैसी होती है, दिखाई कैसे देते हैं। तो इनके जो ब्रायोफाइट्स हैं ये दो तरह के होते हैं इनकी फॉर्म्स। फर्स्ट इज फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा होता है। डोर्सो वेंट्रल फ्लैट बॉडी, जैसे लीफ होती है उस तरह की फ्लैट्स इनकी बॉडी होती है, विच लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। अब ये फ्लैट सरफेस है इसका, डोर्सी वेंट्रली फ्लैट बॉडी। तो अगर ये ऐसा दिखाई देता है तो हम इसे कहते हैं थैलोइड। दिस इज द थैलोइड बॉडी। लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, जिनके पास ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, मींस इरेक्ट बॉडी होती है। छोटे से बहुत कम हाइट के प्लांट्स हैं लेकिन ऐसे लीफी से स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको बोलते हैं फोलियोज बॉडी फॉर्म। टू फॉर्म्स आर प्रेजेंट, फोलियोज एंड द थैलोइड। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम में दिखाए हैं, आप ये देख रहे हो ये फ्लैट सा सरफेस दिखाई दे रहा है, तो ये थैलोइड प्लांट है, थैलोइड बॉडी है। और एक प्लांट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, इसमें लीफी से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये फोलियोज बॉडी है। दोनों तरह की फॉर्म्स इनकी जो मेंबर्स हैं अलग अलग तरह के, उनमें दोनों थैलोइड और फोलियोज फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब अगर बात करें कि पूरी बॉडी में जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप क्या नाम देंगे। सपोज हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इनमें जो ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, अब मैंने कहा लीफ जैसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, आपसे डिस्कस अभी किया था कि दे आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दीज वास्कुलर टिश्यूज। इनके जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं आप उनको लीफ, रूट या स्टेम नहीं बोल सकते। यू विल ऑलवेज से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो आपको दिखता है ये ऐसे लीफी से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर जस्ट लेबल देम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद इनके पास यहाँ पर आपको ये दिखती हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये राइजोइड्स कहलाते हैं। राइजोइड्स मतलब जो कि इस प्लांट को
उस सबस्ट्रेटम में फिक्स करने में हेल्प करेंगे, और जस्ट कैपिलरी फोर्सेस से वाटर जो आसपास सॉइल में मौजूद है वो ऊपर जा सकता है। तो राइजोइड्स आर द कंडक्टिंग ऑर्गन्स लाइक रूट्स, राइजोइड्स। ये राइजोइड्स यूनिसेलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं या ये मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। मल्टीसेलर में जैसे आप अगर बनाना चाहें तो लाइक ये एक फिलामेंट है, तो अगर आपने इसमें कोई सेप्टा नहीं दिखाया, क्रॉस वॉल नहीं दिखाई, तो ये यूनिसेलर कहला रहे हैं। अगर आप इसमें ऐसे सेप्टा बना देते हो तो ये मल्टीसेलर हो जाते हैं। तो ये वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, कुछ में मल्टीसेलर राइजोइड्स होते हैं, कुछ में यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। नाउ दिस राइजोइड एंड देन फिर ये जो आपको स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये इसकी एक्सिस है जिसके ऊपर लीफ लगी हुई है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि द बॉडी इज थैलोइड इन नेचर और फोलियोज इन नेचर एंड इट इज नॉट हैविंग ट्रू लीफ, स्टेम और द रूट। ट्रू नहीं बोलेंगे इनको आप, why they are not true leaf, root or stem, why we are saying that they are just leaf like, stem like or root like structures, because they are not having the vascular tissue, xylem and phloem is absent, और इनकी हाइट भी इसी वजह से छोटी होती है। स्मॉल हाइट प्लांट्स सेंटीमीटर्स में ही होते हैं, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो कंडक्शन नहीं हो पाता है। क्लियर है? दिस इज द बॉडी फॉर्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब इनकी लाइफ साइकिल से जुड़ी हुई हमने डिस्कस करनी है। ये तो इनकी जनरल फीचर्स हुए कि दिखाई कैसे देते हैं। अब आपका फोकस होना चाहिए इनकी लाइफ साइकिल पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए आपके सामने एक ये प्लांट बॉडी बनाई गई है जिसमें आपको ये फ्लैट सरफेस दिख रहा है, थैलोइड बॉडी है इसकी। जो ये बॉडी आपको दिखाई गई है, दिस इज द गैमेटोफाइट। इनकी लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट फॉर्म्स बनने वाले हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। फर्स्ट इज द गैमेटोफाइट फेज एंड सेकंड इज द स्पोरोफाइट फेज। आपके लिए सब कुछ नया है तो आपको मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका बता दूं। गैमेटोफाइट जब हम वर्ड यूज करेंगे तो उसमें जो फाइट वर्ड लगता है उसको आप माने कि हम किसी प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं, और उसके सामने हमने गैमेटो लगाया है। इसका मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जो गैमीट प्रोड्यूस करेगा। गैमीट रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे आपने मेल और फीमेल गैमेट्स पढ़े हैं, स्पर्म्स या एग के बारे में सुना, ये वही सेल्स हैं। तो द गैमेटोफाइट इज ए गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट। इसका फंक्शन आपको पता लग जाना चाहिए कि ये प्लांट जब बनेगा तो ये करेगा क्या। इसका काम है गैमेट बनाना। और जब हमने कहा कि ब्रायोफाइट की ही लाइफ साइकिल में दूसरे टाइप का प्लांट भी बनने वाला है, उसका हम क्या नाम रखेंगे? स्पोरोफाइट। फाइट वही है यानी ऐसा प्लांट, और स्पोरो लगा गया, इसका मतलब जो स्पोर बनाने वाला है। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर थिक वॉल्ड। इस तरह के अगर आप बात करें, ये गैमेट्स नहीं होते हैं। स्पोर्स आर सेल्स, सिंगल सेल्स विच आर कवर्ड बाय ए थिक वॉल, ऐसे। ठीक है, अभी लाइफ साइकिल चलेगी, फिर इसके बारे में आपको फिर से क्लियर करेंगे। अभी आप याद रखो कि ब्रायोफाइट्स हैव टू फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइट स्टेज एंड द स्पोरोफाइट स्टेज। लाइफ साइकिल जब हम वर्ड यूज करते हैं, साइकिल का मतलब जब एक बार गैमेटोफाइट स्टेज पूरी हो जाएगी तो स्पोरोफाइट शुरू हो जाएगा, स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगी तो उसके बाद फिर गैमेटोफाइट बनेगा। तो यूं चलना है, एक के बाद दूसरी स्टेज आती जाती है, रिपीट होती जाती है, ये लाइफ साइकिल है। लेकिन ये दो, इस पूरी लाइफ में साइकिल में दो स्टेजेस आपको याद रखने, दो तरह के प्लांट्स बनने वाले हैं, एक गैमीट बनाएगा और दूसरा स्पोर बनाने वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है इस वक्त, ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है जिसको आप गैमेटोफाइट कहते हैं। आप देख सकते हो दिखाई कैसा दे रहा है, फ्लैट बॉडी है। अगर कुछ फॉर्म्स, जैसे ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये मार्केंशिया नामक एक प्लांट का बनाया गया है जिसकी बॉडी फ्लैट होती है। लेकिन अगर हम बात करें इस प्लांट की, इस हिस्से को मत देखिएगा, सिर्फ इतना हिस्सा देखिए। अगर इस प्लांट बॉडी की बात करें तो ये फ्यूनेरिया का है, ये फोलियोज बॉडी है और ये थैलोइड बॉडी है। फर्क सिर्फ इतना है, थैलोइड है और फोलियोज है।
बाकी ये दोनों गैमेटोफाइट्स हो गए, मींस दीज टू डिफरेंट फॉर्म्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। अब ये देखिएगा इस गैमेटोफाइट में यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, ये इसके सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये प्लांट दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है, और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो उसे आर्चिगोनियम कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर गैमीट्स बनेंगे। जैसे अगर मैंने कहा फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि वो एग बनाएगा, और अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये ऐसे यहाँ पर जैसे ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसका मैंने नाम लिखा आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर का मतलब है कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इस आर्चिगोनियोफोर ये स्टॉक है, इस वजह से इसको आर्चिगोनियोफोर कह रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगने वाले हैं, या ये होल्ड करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को, जिनको कहते हैं आर्चिगोनिया। प्लूरल में आप आर्चिगोनिया कहें, एंड सिंगुलर है तो उसको आप आर्चिगोनियम कहेंगे। तो दिस आर्चिगोनियोफोर, दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज होल्डिंग ए नंबर ऑफ आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब उस आर्चिगोनियम को अगर आप डिटेल में देखें वो दिखाई कैसा देता है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। दिस इज आर्चिगोनियम सेक्स ऑर्गन। इस आर्चिगोनियम में यहाँ ये रेड सेल स्पेशलाइज्ड हाईलाइट की गई है। दिस सेल, दिस लार्ज सेल इज नोन एज द एग और द oosphere। यानी कि ऐसा ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस आर्चिगोनियोफोर के अंदर है। It is this archigoniophore is holding this archigonia। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, यानी बहुत सारे एग हैं इसके अंदर। अब इसके साथ में दूसरे किसी प्लांट पे या इसी प्लांट पे ये वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे अगर मार्केंशिया है तो उसमें एक प्लांट पे तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं, और किसी दूसरे सेपरेट प्लांट पर मेल सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। तो सपोज ये दूसरा भी कोई प्लांट है, यहाँ पे मैंने मेल सेक्स ऑर्गन होल्डिंग स्ट्रक्चर को दिखाया है। दिस इज एंथ्रीडियोफोर। द एंथ्रीडियोफोर इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज गोइंग टू होल्ड द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। ये एक एंथ्रीडियम है, दिस इज सिंगल एंथ्रीडियम एंड व्हिच इज लोकेटेड इन दिस एंथ्रीडियोफोर। ऐसे ऐसे बहुत सारे एंथ्रीडियम इस स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। ओके, एंड सी इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। जो ये सेक्स ऑर्गन है, आप देखें कि इसके अंदर जो ये स्पेशलाइज्ड रेड कलर का एरिया दिखाया गया है, ये तो मेल गैमेट्स में चेंज हो जाएंगे, ये तो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनने वाले हैं। लेकिन दिस सेक्स ऑर्गन इज कवर्ड बाय दिस जैकेट ऑफ सेल्स। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, जैकेट है सेल्स की। ये स्ट्राइल जैकेट है। स्ट्राइल मींस इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, लेकिन ये सेक्स ऑर्गन जैकेट वाला है। तो ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है, दे बियर सेक्स ऑर्गन्स व्हिच आर मल्टीसेलुलर। जैसे आप देखो दोनों ही मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, एंथ्रीडियम भी और आर्चिगोनियम भी। दूसरी बात क्या है कि ये दोनों के पास जैकेट है, दे आर जैकेटेड ऑर्गन्स। द जैकेट इज मेड अप ऑफ द स्ट्राइल सेल्स। यहाँ पर एंथ्रीडियम के पास एक जैकेट है, यहाँ पर इस आर्चिगोनियम के पास एक जैकेट है। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहाँ पे लगे हैं? दीज आर होल्डेड बाय द आर्चिगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहाँ पे हैं? these are growing on the main vegetative body of the plant। अगर वो इस तरह का फ्लैट सरफेस वाला कोई प्लांट है तो थैलोइड बॉडी हो गई, और ऐसा ही कुछ ये वाला प्लांट भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्स बियर कर सकता है जिसकी बॉडी फोलियोज होती है। क्लियर है? तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? आप बात करेंगे कि अगर इसमें एग है इस सेक्स ऑर्गन में,
अगर इन सभी सेल से स्पर्म्स बनने वाले हैं या मेल गैमीट बनने वाले हैं, तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर जो इस फ्लैट स्ट्रक्चर पे ग्रो करेंगे, तो इस पूरी बॉडी को आप क्या कहेंगे? ये गैमेटोफाइट है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट बॉडी है जो गैमीट बनाने वाला है। गैमीट कहाँ पे बनेंगे? गैमीट सेक्स ऑर्गन्स में बनेंगे। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे है? सेक्स ऑर्गन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में है। सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहोगे? अगर वो मेल सेक्स ऑर्गन है तो आप उसे एंथ्रीडियम कहोगे, अगर वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो आप उसे क्या कहोगे? आर्चिगोनियम कहेंगे। क्लियर है? एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमीट, या जिसको इस केस में एंथीरोजोइड कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये एग प्रोड्यूस करेगा, जो आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। क्लियर है? शेप भी इनकी अलग है, आप देखो इसकी शेप कुछ और है एंथ्रीडियम की, यहाँ पे एक फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आर्चिगोनियम। ये पूरी बॉडी के बारे में अगली बात जो आपको याद रखनी है कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड मतलब जिसकी जितनी भी सेल्स हैं उन सबके पास सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम्स का। The haploid cells have single set of the chromosome. Next thing about the gametophyte is that it is the dominating phase. आपको पूरे सरफेस पर कहीं ब्रायोफाइट्स ग्रोइंग करते दिखाई देते हैं, तो ब्रायोफाइट की यही वाली स्टेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट की स्टेजेस होती हैं, जो आपको क्लियर कट दिखती होगी। जैसे ये थायराइड दिखाई दे, चाहे फोलियोस दिखाई दे, तो अगर सॉइल सरफेस पे जहाँ पर मॉइस्चर है वहाँ आपको बहुत सारा ऐसा मैट जैसा फोलियो स्ट्रक्चर या ऐसा लीफी स्ट्रक्चर कोई फैला हुआ दिखाई देता है आपको कि ये ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट में जो मेन बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, वो गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट के बारे में आप पॉइंट्स नोट कीजिए। गैमेटोफाइट आर हैप्लॉइड इन नेचर। गैमेटोफाइट आर green in nature, green in color means they can perform photosynthesis. ये फ्री लिविंग होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते, अपना फूड खुद बना सकते हैं। तीसरी चीज आप याद रखोगे, गैमेटोफाइट इज मेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम, द मेल सेक्स ऑर्गन, इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल गैमीट और द एंथीरोजॉइड, and archegonium is going to produce the female gamete or the egg or oosphere। ठीक है, ये गैमेटोफाइट के बारे में हमने बात की। अब जब गैमेटोफाइट बॉडी तैयार है, सेक्स ऑर्गन्स उस पर रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है, सेक्स ऑर्गन्स उसमें डेवलप हो चुके हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों जो इनमें है, इनमें जब स्पर्म्स बनना शुरू होते हैं, सपोज ये पूरा स्ट्रक्चर अभी जो दिखाया है, it is going to convert into sperms और the antherozoid। इसके पूरी सेल्स जो है वो एंथीरोजोइड्स में बदल जाती है। अब ये जैकेट टूट जाएगी एंड दे आर गोइंग टू रिलीज दिस स्पर्म्स। आप देखें ये दिखाई कैसा दे रहा है, दिस इज द एंथीरोजोइड और द मेल गैमीट। इट इज बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला हैं मूवमेंट करने के लिए, सिंगल सेल है, और क्योंकि ये पूरी बॉडी हैप्लॉइड थी तो ये माइटोसिस प्रोसेस से बने हुए हैं, इक्वेशनल डिवीजन से प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर सिंगल सेल मेल गैमीट या जिसको आप एंथीरोजोइड कहते हैं। अब बिल्कुल इसके साइड में, जैसे अगर यहाँ पर एंथीरोजोइड बने हैं यहाँ, तो दे हैव टू रीच अप टू दिस एग, यहाँ तक इसको जाना है। इसको जानने में अब कौन हेल्प करने वाला है, याद कीजिए बिल्कुल वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने बात की थी कि इन्हें अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ये तैयार होंगे, ओनली विद द हेल्प ऑफ वाटर द एंथीरोजोइड कैन रीच अप टू दिस एग। इस एग तक पहुंचने में इनकी सिर्फ और सिर्फ वाटर हेल्प करता है। तैर सकते हैं ये, दे कैन स्विम बिकॉज ऑफ देयर फ्लैजिला, बट व्हाट विल बी द मीडियम? इट इज द वाटर ओनली। With the help of water, they will reach up to this structure and then move inside where they will find this egg and they are going to fuse there। यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। किसकी हेल्प से हुआ? ये वाटर की हेल्प से हुआ है। फ्यूजन के बाद इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको आप जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में क्योंकि मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स का फ्यूजन है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल है,
एक सेट इस मेल गैमेट यानी एंथैलोजॉइड से मिला, दूसरा जो क्रोमोसोम का सेट है सिंगल सेट वो एग से मिला है। तो जो जाइगोट बनेगा उसमें डबल सेट हो जाता है क्रोमोसोम का, एक मेल गैमेट से मिला हुआ और एक फीमेल गैमेट से मिला हुआ। तो जाइगोट को आप क्या कहोगे, डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड इज द स्ट्रक्चर और द सेल व्हिच इज हैविंग डबल द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इस जाइगोट के बाद जो एक सेल बनी है इसके बाद का क्या प्रोसीजर हो सकता है, इसके बाद इस जाइगोट से एक प्लांट डेवलप होने वाला है। मैंने कहा था कि लाइफ साइकिल में, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट बॉडी बनने वाले हैं। एक तो आप ये पढ़ चुके हो गैमेटोफाइट, जिसने गैमेट्स बनाए, फ्यूज भी कर लिया है। अब इसके बाद अगले प्लांट की बारी है। द नेक्स्ट प्लांट विल बी डेवलप्ड बाय दिस जाइगोट। इस जाइगोट से जो नया प्लांट बनेगा, नए टाइप का प्लांट बनेगा, उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और स्पोरोफाइट इज नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट ऐसा प्लांट जो स्पोर बनाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो अगर यूं सोचें कि ये जाइगोट यहाँ ही आसपास किसी लैंड सरफेस पर अगर मान लीजिए गिर जाता है तो इससे ये जर्मिनेट करके कोई नया प्लांट बनता है, मान लीजिए स्पोरोफाइट ही बनता है, तो वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस जाइगोट प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, यहीं पे बना है, ये जाइगोट यहाँ पे बनेगा, तो यहीं पर इसी प्लांट के ऊपर ही, मीन्स जिन प्लांट्स पे ये सेक्स ऑर्गन लगे थे, इसी प्लांट के ऊपर ही इस जाइगोट से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, जिसको आप स्पोरोफाइट कहते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिस प्लांट इज नॉन ग्रीन, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट टोटली ऑन द प्रीवियस प्लांट बॉडी। ये इतना स्ट्रक्चर देखो, ये वाला या ये इतना हिस्सा, ये कैसा था, ग्रीन था, गैमेटोफिटिक बॉडी थी, फोटोसिंथेसिस कर सकती थी, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर था। लेकिन अब इसमें जो नया प्लांट डेवलप हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसको आप स्पोरोफाइट का नाम दे रहे हो, ये कैसा प्लांट है, ये टोटली पैरासिटिक प्लांट है। इट इज गोइंग टू डिपेंड टोटली फॉर इट्स फूड ऑन दिस प्रीवियस लाइफ फॉर्म। ये इतना हिस्सा गैमेटोफाइट है, और ये जो मैंने रेड से इंडिकेट किया है, ये वो नया प्लांट है जो इस सेल से डेवलप होगा, जाइगोट से डेवलप होगा। तो इस प्लांट का आप क्या नाम रखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रेड कलर रीजन का, इसको आप कहोगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब बॉडी में आप उसको 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो जो अभी आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो इन लीफी स्ट्रक्चर्स के बीच में है, सॉरी, दैट इज द फुट पार्ट, फुट। फिर आपको ये लंबी सी स्टॉक दिखाई दे रही है, इसको हम सीटा कहते हैं। और इसका जो ये ऊपर वाला टिप जो रीजन है स्पेशलाइज, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो ये प्लांट इतना सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन किस पर अटैच्ड है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, गैमेटोफाइट के साथ जुड़ा हुआ है। गैमेटोफाइट के साथ क्यों जुड़ना पड़ा, क्यों इससे अलग नहीं हो पाया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसे अभी भी इसी प्लांट से फूड लेना है। ये किस से डेवलप हुआ है, ये स्ट्रक्चर, ये जाइगोट से डेवलप हुआ है। तो इसकी प्लोइडी क्या होगी, इट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि ये इतना हिस्सा, ये स्ट्रक्चर इस जाइगोट से डेवलप हुआ है। तो आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देख सकते हो, आपको यहां से लेके ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर 2 प्लांट से बना हुआ है। इतना हिस्सा गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड है, और इससे ऊपर वाला हिस्सा स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है। तो 2 तरह के प्लांट्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ये प्लांट इसी प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स में जो गैमेट्स बने थे, उसी के रिप्रोडक्शन, उनके फर्टिलाइजेशन के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा डेवलप तो हुआ है, लेकिन ये इससे डिटैच नहीं कर सकता, ये फ्री लिविंग नहीं है, एक पैरासिटिक प्लांट है। तो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में मैंने कहा था कि 2 तरह के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब बात करते हैं इसके आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लाइफ साइकिल चलनी है। तो लाइफ साइकिल में हमने कहा था गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट के बाद फिर से गैमेटोफाइट बनना चाहिए। तो अब जब स्पोरोफाइट बन गया तो इससे आगे क्या होगा, वैसे तो ये पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है,
लेकिन इस कैप्सूल के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो मियोसिस प्रोसेस करती हैं। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। अभी आपने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा, लेकिन याद रखो मियोसिस प्रोसेस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनका हाफ हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर जाइगोट में 2 सेट थे, तो जब मियोसिस प्रोसेस होगी तो उसमें 4 सेल्स बनती हैं, वो हैप्लॉइड बनेगी, मतलब उनमें सिंगल सिंगल सेट क्रोमोसोम का हो जाता है। 4 cells, haploid cells will be produced from each and every cell। तो इसमें जितनी भी सेल्स हैं ना इस कैप्सूल के अंदर, वो सारी सेल्स डिवाइड करेंगी और 4-4 हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगी। स्पोर्स मतलब ऐसे बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स, जिनको आप क्या कहते हो, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होंगे। ये स्पोर्स बन जाते हैं।